दोस्तों ये स्टोरी का 10वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कौन सा पिता अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के साथ देखना चाहेगा जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो। यह सोचकर सिद्धार्थ थोड़ा परेशान था। मिस्टर आहूजा एक समझदार आदमी है, रुद्र ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे और वैशाली की डेटिंग न्यूज और समर्थ के बेटे होने की न्यूज अब तक टेलीकास्ट हो गई होगी, रुद्र ने कहा। और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, और मिस्टर सिंघानिया की एक मीठी रिंग खरीदने की न्यूज भी टेलीकास्ट हो गई होगी। उसकी बात सुनकर रुद्र मुस्कुराया और समर्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर दी। भाई आप ही थे जिसने वह रिंग खरीदी थी, समर्थ ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। क्या भाभी जानती हैं, समर्थ ने पूछा। अभी नहीं, रुद्र ने जवाब दिया। तुम अक्षित और अंशिका के मैटर को समझने के लिए क्या सोच रहे हो, सिद्धार्थ ने समर्थ से पूछा। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पहले अंशिका से इस बात के बारे में डिस्कस करनी होगी। रुद्र ने समर्थ के कंधे को थपथपाया और कहा, उसे इस मैटर से परेशान मत करो, उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा। मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसका भाई उसका सेवियर था। वह जानता था कि भले ही रुद्र ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था। वह जब भी किसी मुसीबत में पड़ता था तो उससे बाहर निकालने में रुद्र ही हमेशा उसकी मदद करता था। जब वह तीनों बाहर सीरियस मैटर पर डिस्कस कर रहे थे, वहीं अंदर सारी लेडी टीवी के सामने बैठकर न्यूज देख रहे थे। आज की हेडलाइन थी, मिस्टर नीरज कपूर की बड़ी बेटी ने आराध्या कपूर अब रुद्र सिंघानिया की वाइफ है। मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और मिस वैशाली आहूजा ने अपनी डेटिंग न्यूज पब्लिकली अनाउंस की है। मिस्टर नीरज कपूर ने अपनी छोटी बेटी जानवी कपूर को अपनी बेटी कहने से इनकार करते हुए बोले, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं। सिंघानिया फैमिली का छोटा बेटा समर्थ सिंघानिया अचानक अनाउंस किया गया है। उनका एक बेटा है। जानवी कपूर के बिहेवियर के कारण उनको और उनके हस्बैंड मोहित शर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया। दुनिया की सबसे महंगी रिंग एक्टिविटीज मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है। ओ माय गॉड, सारे न्यूज चैनल ने तो हमारी ही न्यूज चला रहे हैं, वैशाली बोली। तो मिस्टर सिंघानिया ने वह रिंग खरीदी है, फिर आराध्या की तरफ इशारा करते हुए वह आगे बोली। और यही वह दिन, आराध्या भी यह सुनकर शौक हो गई। अपनी उंगली में पहने रिंग की तरफ देखकर उसने सोचा कि वह शायद इसके लायक नहीं है। दूसरी तरफ शर्मा मेंशन में कुछ अलग ही माहौल था। मिस्टर शर्मा जानवी के बिहेवियर से बहुत गुस्सा थे और मोहित को डांट रहे थे। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने इस बदतमीज बेटे को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए था। पूरे हवेली में एक तेज आवाज गूंज उठी। सामने खड़े इंसान को देखकर मोहित के मुंह से निकला, अंकल मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे भतीजे हो। हमारे बीच के सारे रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन तुमने आराध्या को सबके सामने धोखा दिया था, सूरज जी ने कहा। सूरज जी के गुस्से को देखकर मोहित घबरा गया और उसने अपने सीईओ की पोजीशन होने का दर्द है। भाई मेरी बात सुनिए, मिस्टर शर्मा ने अपने बड़े भाई को मनाने की कोशिश की। तुम चुप रहो, सूरज जी ने कहा। यह सुनकर मिस्टर शर्मा गुस्से में अपने दांत पीसने लगे, लेकिन कुछ नहीं बोले क्योंकि वह अपने बड़े भाई को नाराज नहीं करना चाहते थे। अचानक पूरे हॉल में एक जोरदार आवाज गूंजी। सूरज जी ने मोहित के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। मोहित इस थप्पड़ से एकदम हैरान हो गया। वह खुद को संभाल पाता उससे पहले ही सूरज जी ने फिर से एक गाल पर एक दूसरा तमाचा मारा। यह कपूर इंडस्ट्रीज पर गंदी चाल चलने के लिए है। मोहित अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, क्योंकि उसे पता था वह सूरज जी के सामने कुछ नहीं कह सकता। उसे चुपचाप खड़ा देखकर सूरज जी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे, क्या धोखा नहीं करोगे, क्या तुम यह नहीं कहोगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। कुछ देर रुकते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी पोजीशन खोने का डर है। यह सुनकर मोहित डर गया। मैं शर्मा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से सीईओ की पोजीशन से हटा सकता हूँ, सूरज जी ने कहा। फिर कुछ देर रुकते ही उन्होंने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मोहित हैरानी से अपनी आंखें खोली और उनकी बात सुनकर मिस्टर शर्मा भी हैरान रह गए। सूरज के सामने खड़ी बाप बेटे को देखकर वह हंस पड़े। क्या चौंक गए, मोहित की तरफ इशारा करते हुए सूरज जी ने कहा। मैं चाहता हूं कि वह कंपनी के सीईओ बने रहें ताकि वह अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर सके। तुम सबको क्या लगता है, सूरज जी ने चाहा तो मोहित नेम इज शर्मा। सूरज जी ने जो कहा था उसका मतलब तो वह नहीं समझ पाए, लेकिन वह इसलिए पूछता कि उसे अब अपनी पोजीशन नहीं
खोनी पड़ेगी। तुमने सिंघानिया फैमिली को अपहरण किया है, अब शायद भगवान भी तुम्हारी कंपनी को नहीं बचा सकते। यह कहने के बाद सूरज जी ऊपर चले गए। मिस्टर शर्मा ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उनकी बात पर ध्यान मत दो। तुम अभी भी इस कंपनी के सीईओ हो, कुछ ऐसा करो जिससे हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने से बच सके। उनकी बात सुनकर मोहित ने अपना सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद सूरज जी अपने लगेज के साथ नीचे आए। आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर शर्मा ने पूछा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं यहाँ रहूंगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सीईओ की पोजीशन अभी भी तुम्हारी ही है, लेकिन यह मत भूलना कि इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। अगर तुमने आराध्या के साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो अपनी पोजीशन खोने के लिए रेडी रहना। यह मेरी लास्ट वार्निंग है, सूरज जी ने कहा और वहां से शर्मा मेंशन से बाहर चले गए। शर्मा हाउस के बाहर नीरज जी शर्मा हाउस के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने जब सूरज जी को बाहर आते देखा तो अपने ड्राइवर को मदद करने का इशारा किया। जब सूरज जी कार में बैठ गए तो नीरज जी ने कहा, अब से तुम मेरे साथ कपूर हाउस में ही रहोगे। वैसे भी मैं अकेले बोर हो जाता हूँ, मेरे पास टाइम स्पेंड करने के लिए कोई नहीं है। आराध्या तो अब नहीं है और कुणाल बिजनेस में ही बिजी रहता है, मैं उससे उम्मीद नहीं कर सकता हर बार मेरे साथ रहने के लिए। सूरज जी ने सहमत में सिर हिलाया हुआ है। पैसे के लिए कभी भी शर्मा एंड स्पाइस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। उन्हें उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वहां सिर्फ उस कंपनी के शेयर होल्डर थे। उनका खुद का अलग बिजनेस था, इसलिए उन्हें एक घर छोड़ने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिंघानिया पहले जब रुद्र अपने रूम में आया तो उसने देखा आराध्या बेड के किनारे पर बैठी है और ध्यान से अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को देख रही। यह देखकर रुद्र उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए पूछा, तुम क्या देख रही हो? रिंग, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं इसे खो दूं तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं? आराध्या ने कहा। तो रुद्र ने उसे गले लगाया और कहा, अगर तुमने इसे खो भी दिया तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊंगा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या इससे आपका मतलब है आप मुझसे इतनी महंगी अंगूठी खोने के लिए कह रहे हैं? यह अंगूठी कितनी महंगी है, चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, नथिंग इम्पोर्टेंट मोर देन यू आर ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, रुद्र ने कहा। आराध्या ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और कहा, यह रिंग प्यार की निशानी है और इसके अलावा आपने मुझे यह अंगूठी दी है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। मैं इस अंगूठी को कभी अपनी उंगली से नहीं उतारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू आराध्या। आराध्या उसकी बात सुनकर आराध्या कुछ पल खामोश हो गई, फिर कहने की कोशिश करने लगी, इट्स ओके, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो तब मुझसे आकर बता देना, रुद्र ने कहा। आराध्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन तुमने आज क्यों नहीं बताया कि आज तुम विशाल से मिली थी? रुद्र ने पूछा। यह सुनकर आराध्या ने हैरानी में अपनी आंखें बड़ी की और बोली, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसी दिन उसे छोड़ूंगा नहीं। आराध्या ने आह भरी और कहा, लेकिन मुझे आपकी टेंशन है। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मेरे लिए टेंशन मत करो, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं अगली बार उससे मिली तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा फिर? वह उसकी ओर झुक गया और उसके निचले होंठ को काटा। उसके किस से आराध्या हैरान हो गई। रुद्र की किस काफी इंटेंस थी। अनजाने में ही आराध्या ने अपनी बाहों को उसकी कमर में लपेट लिया और उसे वापस किस करने लगी। शर्मा हाउस सूरज जी के वहां से जाने के बाद मिस्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि वह यहाँ से चला गया। लेकिन मोहित ने कुछ नहीं कहा। उसे यह काफी अजीब लगा कि सूरज जी ने उसकी पोजीशन के साथ कुछ भी नहीं किया। ज्यादा परेशान मत हो, बस इस बारे में सोचो कि कैसे तुम शर्मा इंटरप्राइजेज को बचा सकते हो, मिस्टर शर्मा ने कहा। मोहित कुछ कहने वाला था कि उसका फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर वह पहले हैरान हो गया, फिर उसने जल्दी से कॉल का आंसर दिया और कहा, हेलो मिस्टर मोहित, आप कैसे हैं? दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, जी आप कौन हैं? मोहित ने पूछा। दूसरी तरफ से आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा सीनियर या फिर भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, जो भी तुम मुझे बुलाना चाहते हो उसे बुला सकते हो। फिर मोहित का जवाब बिना सुने ही उस आदमी ने आगे कहा, अगर तुम शर्मा इंटरप्राइजेज को बचाना चाहते हो तो आज शाम 4 बजे इंटीरियल मॉल में मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद उस आदमी ने फोन कट किया। मोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन उसे पता था उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उसने उस आदमी से मिलने का फैसला किया।
मल्होत्रा मेंशन रुद्र और आराध्या एक दूसरे को हक करके बेड पर बैठे हुए थे। आराध्या के बालों से खेलते हुए रुद्र ने कहा, आज शाम को मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो आज रात को हम कहीं जा सकते हैं। तो आराध्या ने हंसते हुए कहा, तो क्या मिस्टर हस्बैंड मुझे डेट पर ले जा रहे हैं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करूंगा। उसकी बात सुनकर आराध्या हंस पड़ी और बोली, मैं पहले से ही आपकी वाइफ हूँ, फिर भी आप मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं? हाँ, चाहता हूँ, रुद्र ने कहा। तो फिर आप मुझे लेकर कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं? आराध्या ने पूछा। तुम बोलो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। मुझे इंपीरियल मॉल से कुछ खरीदना है, क्या आप पहले मेरे साथ वहां पर जाएंगे? उसके बाद हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आराध्या ने कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, रुद्र ने कहा। तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे डैड से मिलने जा रहा हूँ, तुम नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की टाई ठीक करते हुए वैशाली ने कहा, मैं नर्वस नहीं हूँ, बस यह टाई। सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, रिलैक्स वैशाली, सब कुछ ठीक है, मैं देख लूंगा सब कुछ। फिर वैशाली के माथे पर किस करते हुए उसने आगे कहा, मॉम और आराध्या के साथ यही रहो, तुम्हारे पापा के साथ मीटिंग के बाद रात को हम दोनों डिनर पर जाएंगे। उसकी बात सुनकर वैशाली ने सिर हिलाया। आहूजा इंटरप्राइजेज के अंदर मिस्टर मल्होत्रा, आप अंदर चलिए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं, असिस्टेंट ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और मिस्टर आहूजा के ऑफिस के अंदर चला गया। सिद्धार्थ को वहां पर देखकर मिस्टर आहूजा ने अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया। तुम क्या पीना चाहते हो, टी या कॉफी? मिस्टर शर्मा ने पूछा। सिर्फ पानी, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। मिस्टर शर्मा ने सिद्धार्थ के लिए एक गिलास पानी डाला और उसके सामने रख दिया और कहा, मुझे उम्मीद है मेरी बेटी के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मेरे प्यार पर मुझे कोई डाउट नहीं है। तो मिस्टर आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच हो और मैं देख सकता हूँ कि वह भी तुम्हें पसंद करती है। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन बोलते बोलते अचानक मिस्टर आहूजा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन आया और उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुमने कभी उसे हर्ट किया या फिर रुलाया तो फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे। मुझे तुम्हारी बॉडी पर 60 गोलियां चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर थोड़ी देर रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं 30 साल से अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हूं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी फैमिली मेंबर को, खासकर मेरी वाइफ और वैशाली को, चाहे मेरे कितने भी दुश्मन हो, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें अपनी फैमिली मेंबर तक पहुंचने नहीं दिया। तुम और तुम्हारा दोस्त कुछ पल पहले अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए थे। तुम्हारा दोस्त अंडरवर्ल्ड का किंग है और वहां पर सारे लोग तुमसे डरते हैं। इन कुछ सालों में तुम दोनों ने उस ऊंचाई को छू लिया जो मैं 30 साल में नहीं कर पाया। तो नॉर्मली मेरे जितने दुश्मन हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे दुश्मन हैं। आई डोंट केयर तुम एक हार्टलेस पर्सन हो या नहीं, मुझे ऐसे भी कोई परवाह नहीं है कि तुम कितने निर्दयी हो। मैं इस चीज को भी नजरअंदाज कर सकता हूँ कि तुमने मेरे सामने बिना पल के झपकाए एक इंसान के बॉडी में 30 गोलियां चलाई, क्योंकि मुझे पता है अंडरवर्ल्ड में दया, माफी यह शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी बेटी को वैसे ही प्रोटेक्ट करोगे जैसे मैं करता रहा हूं। तुम हमेशा उससे अपने दुश्मनों से दूर रखोगे और सिर्फ रखोगे। मेरे और अंडरवर्ल्ड के बीच के कनेक्शन के बारे में उसे नहीं पता है और ना ही मैं उसे बताना चाहता हूँ। फिर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए मिस्टर आहूजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत एबिलिटी है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? इसके जवाब में सिद्धार्थ ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मिस्टर आहूजा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। क्या मुझे इस मुस्कान को हाँ के रूप में लेना चाहिए? मिस्टर आहूजा ने पूछा। मैं अपनी पूरी ताकत से वैशाली को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अपने दुश्मनों को कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं हर उस इंसान को मौत के घाट उतार दूंगा जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, सिद्धार्थ ने कहा। तो मिस्टर आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना? क्या यह क्लियर नहीं है? सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराकर कहा, या तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी को सेफ रखने की कोशिश करोगे, मिस्टर आहूजा हंसते हुए बोले। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे कुछ और की ही बात करना चाहता हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, मैं विशाल के बारे में बात करना चाहता हूँ।
उस नाम को सुनकर मिस्टर आहूजा की आंखें कोल्ड हो गई। अब से उसका नाम मेरे सामने मत लेना। यह नाम सुनकर मुझे गुस्सा आता है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? सब कुछ जो आप जानते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग। वह अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और उसका टारगेट है तुम्हारा दोस्त। थोड़ी देर रुकते हुए मिस्टर आहूजा ने आगे कहा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त के जिंदा रहते वह अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। मैंने यहाँ तक सुना है कि उसकी बेटी भी जल्द ही अंडरवर्ल्ड में शामिल होने वाली है। सिद्धार्थ चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मिस्टर आहूजा ने सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाया और कहा, मेरे आदमी हमेशा सीक्रेट उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर वह कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। क्या आपको यकीन है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए? आराध्या ने रुद्र से पूछा। वार्डरोब से अपना टॉवेल निकालते हुए रुद्र ने कहा, मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद हम सीधे मॉल जा सकते हैं। आपको मीटिंग में बिजी रहना है, तब तक मैं वहां पर क्या करूंगी? आराध्या ने रुद्र के हाथों से टाई लेते हुए पूछा। तुम जो चाहे कर सकती हो। तुम अगर चाहो तो सिंघानिया एंटरप्राइजेज घूम सकती हो। रुद्र ने कहा, ठीक है। आराध्या ने कहा। कुछ देर बाद दोनों सिंघानिया पैलेस से सिंघानिया इंडस्ट्रीज जाने के लिए निकल गए। कार के अंदर जब रुद्र ने देखा कि ड्राइवर कुछ अजीब सी हेल्प कर रहा है तो उससे पूछा, क्या हुआ? सर, एक कार हमें फॉलो कर रही है। ड्राइवर ने कहा। हेलो, कौन हमें फॉलो कर रहा है? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने उसका सिर थपथपाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तेजी से चलाओ। ड्राइवर ने सिर हिलाया। वह पहली बार नहीं था जब उसके बॉस को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन आज बात अलग थी, क्योंकि आज उनकी लेडी बॉस भी मौजूद थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने देखा कि काली कार जो उनका पीछा कर रही थी वह चली गई। बस वह चली गई। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। आराध्या ने रुद्र की आंखों में देखा और पूछा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो आप मुझे यह क्यों नहीं बताते कि वह लोग कौन थे जो अभी हमें फॉलो कर रहे हैं? आराध्या ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, तुम इसके बारे में मत सोचो। रुद्र ने कहा। रुद्र उसे यह सब इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वह उसे डराना या परेशान करना नहीं चाहता था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज अपने ऑफिस जाने के बाद रुद्र ने राहत की सांस ली। उसने आराध्या की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आराध्या ने अपने हाथों को उसके कमर में लपेट लिया और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? रुद्र ने आह भरी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना। मिस्टर हस्बैंड, क्या आपको पता है, एक आइडियल हस्बैंड को अपनी वाइफ से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे पता है इसकी जरूर कोई वजह होगी। आराध्या ने कहा। रुद्र ने उसके माथे पर किस किया और कहा, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूं, तब तक तुम हमारा ऑफिस देख लो। आराध्या मुस्कुराई और कहा, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं ठीक हूं। तभी रजत उनकी तरफ दौड़ते हुए आया और उन्हें ग्रीट किया। हेलो सर। हेलो मैडम। किसी को आराध्या के साथ भेज दो और उसे कहना कि वह आराध्या को हमारा ऑफिस दिखाए, रुद्र ने कहा। रजत ने सिर हिलाया। जल्द ही बिजनेस सूट पहने एक यंग लड़की आई और आराध्या को ग्रीट करते हुए बोली, हेलो मैडम, माय नेम इज नेहा, प्लीज कम विद मी। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसके पीछे चली गई। बॉस, मीटिंग शुरू होने वाली है, रजत ने कहा। लेकिन रुद्र वहीं पर खड़ा रहा और रजत को कोल्ड इंटेंशन के साथ देखते हुए बोला, रोड के सीसीटीवी फुटेज लेकर चेक करो, कौन सी कार हमें फॉलो कर रही थी। मुझे मीटिंग के बाद रिपोर्ट चाहिए। रजत ने सिर हिलाया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज इतना बड़ा था कि जब तक आराध्या 6th फ्लोर पर पहुंची तब तक रुद्र की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ऑफिस? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपको पता है कि आपका ऑफिस कितना बड़ा है? यहाँ कोई भी आसानी से खो सकता है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अगली बार खुद तुम्हें हमारा ऑफिस दिखाऊंगा। ऐसा लगता है मिस्टर हस्बैंड के पास अब ज्यादा काम नहीं है, आराध्या ने कहा। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए रुद्र ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ, आओ अब चलें। पहले हम मॉल जाएंगे और फिर मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। इंपीरियल मॉल। बिजनेस सूट पहने एक आदमी कैफे के अंदर बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहा था। सर, डू यू वांट समथिंग? वेटर ने पूछा, लेकिन मोहित ने अपना हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। अपनी घड़ी को देखते हुए उसने सोचा कि अब उसे जाना। जैसे ही वह अपनी सीट से उठने ही वाला था, एक आदमी आगे बढ़ा
और बोला, मिस्टर शर्मा, क्या आप मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे? मोहित ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह वह सवाल नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। कुछ देर रुकते हुए उस आदमी ने कहा, बिना टाइम वेस्ट किए मैं पॉइंट पर आता हूं। मैं आपकी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा लूंगा और बदले में मैं चाहता हूं कि आप किसी को मारने में मेरी मदद करें। मोहित ने अपने भौहें सिकोड़ ली और पूछा, कौन? उस आदमी के होठों के कोने मुड़े हुए थे और उसने कहा, रुद्र सिंघानिया। मोहित ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आप मजाक कर रहे हैं ना? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुमसे मजाक करूंगा, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो ना। उसकी बात सुनकर मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आई ऑल्सो वांट टू किल हिम बट आई एम नॉट स्टूपिड। उसे कैसे मार सकता हूँ? क्यों? क्या रुद्र सिंघानिया किसी स्टील से बना है? वह मर क्यों नहीं सकता? क्या वहां अमर है? आदमी ने पूछा। फिर थोड़ी देर रुक कर उस आदमी ने कहा, वह भी हम सब की तरह खून से बना है। अगर उसे चोट लगेगी तो उसका भी खून निकलेगा। इतना कहकर वह आदमी अपनी सीट से उठा और एंटर गेट की तरफ चला गया। मोहित भी अपनी सीट से उठा और उस आदमी के पीछे जाने लगा। कैफे के बाहर भीड़ की ओर इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा, देखो हमारा टारगेट। जब मोहित ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो उसने देखा कि रुद्र भीड़ में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि रुद्र सिंघानिया भी हमारी तरह ही मांस और खून से बना है। उस आदमी ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ दूसरे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। मोहित की आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने देखा कि एक आदमी हाथ में चाकू लिए रुद्र की तरफ बढ़ रहा है। या बस कुछ देर रुको, उस आदमी ने कहा। उसे रोको, मोहित चिल्लाया, लेकिन उसने देखा वह आदमी और भी तेजी से रुद्र की तरफ बढ़ रहा था। रुद्र अपने फोन में बिजी था, इसीलिए उसने उस आदमी को नोटिस नहीं किया था। रुद्र हटो वहां से, आराध्या चिल्लाई और रुद्र की तरफ जाने लगी। जब हमलावर ने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ आ रही है तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वह रुद्र के पेट में चाकू मारने वाला था कि आराध्या बीच में आ गई। अचानक बीच में आने की वजह से वह चाकू रुद्र को न लगकर आराध्या को लग गई। हमलावर घबरा गया। उसने जबरदस्ती उसके बॉडी से चाकू निकाला और भागने की कोशिश की। आराध्या दर्द से चिल्लाई। जब हमलावर ने चाकू निकाला, एक जानी पहचानी आवाज सुनकर जब रुद्र पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आराध्या, 1 घंटा पहले जब रुद्र और आराध्या मॉल के अंदर आए तो आराध्या ने कहा, आप यहीं पर रुकिए, मेरी शॉपिंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी शॉपिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, तो तुम आराम से अपनी शॉपिंग पूरी कर सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किस बात पर हंस रहे हैं? लड़कियां जल्दी ही अपनी शॉपिंग पूरी कर लेती हैं। ठीक है, आराध्या ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम पहले कहाँ जाना चाहती हो? रुद्र ने कहा। ठीक है, एक स्टोर की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, हम पहले वहां चलते हैं। रुद्र ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे लेकर स्टोर के अंदर चला गया। आराध्या अंदर गई और जल्दी से अपनी जरूरत की सारी चीजें उठा ली। वह सच में बहुत तेज थी। बिलिंग काउंटर की ओर बढ़ते हुए आराध्या ने कहा, देखो मैंने आपसे कहा था। मैं बहुत जल्दी ही उसकी ओर देखकर रुद्र ने सहमत में सिर हिलाया। जैसे ही रुद्र अपना कार्ड निकालने वाला था, उसका फोन बज उठा। आराध्या को कार्ड देते हुए रुद्र ने कहा, मुझे यह कॉल रिसीव करना है। कार्ड लेते हुए आराध्या ने कहा, ठीक है, तो फिर आप बाहर मेरा वेट कीजिए। रुद्र ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। स्टोर के बाहर क्या हुआ? रुद्र ने कहा, बॉस, जो लोग आपका पीछा कर रहे थे वे विशाल के आदमी थे। रजत ने कहा। रुद्र की आंखें डार्क हो गई। उसे पहले ही उसका अंदाजा हो गया था। सिंघानिया पैलेस और सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी बढ़ा दो और कल सिद्धार्थ को हमारे एड्रेस पर मुझसे मिलने के लिए कहो। रुद्र ने कहा, लेकिन सर, कल सुबह 11 बजे आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रजत ने कहा, उसे कैंसिल कर दो। रुद्र ने कहा। जब रुद्र रजत के साथ बात करने में बिजी था तभी आराध्या अपना शॉपिंग बैग लेकर स्टोर से बाहर आई। जैसे ही उसने स्टोर से बाहर कदम रखा उसने रुद्र को देखा। वह मुस्कुराई और उसकी ओर चलने लगी। तभी उसने देखा कि एक आदमी हाथ में कोई नुकीली चीज लिए रुद्र की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर वह घबरा गई। अपने हाथों में पकड़े सारे शॉपिंग बैग को छोड़कर आराध्या बोली, रुद्र हटो वहां से। और जब उसने देखा कि वह आदमी और भी तेजी से रुद्र की ओर बढ़ने लगा तो वह भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह आदमी रुद्र पर हमला करने वाला था
आराध्या उनके बीच में आ गई और आराध्या के मुंह से आह निकल गई। जब रुद्र पीछे मुड़ा तो उसने देखा आराध्या अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गया और उसकी तरफ चला गया। आराध्या के पास आकर उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसे देखने लगा। आराध्या ने रुद्र को देखा और उसके गालों को छूते हुए आराध्या ने लो वॉइस में कहा, क्या आप ठीक हैं? लेकिन जब उसने आराध्या के शरीर पर खून के धब्बे देखे तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। खून, वह बड़बड़ाया। आराध्या उसे देखकर हल्के से मुस्कुराकर और फिर बेहोश हो गई। उसके गालों को टाइप करते हुए रुद्र ने उसे जगाने की कोशिश की। आराध्या, आराध्या उठो। तभी उसने देखा आराध्या के पेट से खून बह रहा था। रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, खून? आराध्या उठो ना प्लीज। कुछ ही देर में मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां पर आ गया। जब मॉल मैनेजर ने इस हादसे के बारे में सुना तो लगा शायद वह नॉर्मल हादसा है, लेकिन जब उसने रुद्र को हेल्पलेसली अपनी वाइफ को पकड़ते हुए देखा तो मॉल मैनेजर घबरा गया। मिस्टर सिंघानिया, हमें मिसेस सिंघानिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, मैनेजर ने कहा। रुद्र ने हामी भरी और उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, मैं आपको 1 घंटा टाइम देता हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वह आदमी कौन था, लेकिन अगर आप यह पता नहीं लगा पाए तो इंपीरियल मॉल कल से यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। यह सुनकर मैनेजर के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप परेशान मत होइए, मैं इस चीज की इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगा। रुद्र ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर अपनी कार की तरफ चला गया। कैफे के बाहर सो बैड आदमी ने कहा, जो हुआ था उसे देखने के बाद मोहित हैरान था। जब उसने देखा रुद्र को बचाने के लिए आराध्या ने खुद अपनी जान को जोखिम में डाल दिया तो उसे अपने दिल में भी एक चुभन महसूस हुई। तरह तरह के ख्याल उसके दिल में आने लगे। उसने अपना सिर नीचे किया और सोचा, अगर मैंने उस दिन आराध्या से शादी कर ली होती तो क्या वह मेरे लिए भी ऐसा ही करती? सॉरी मिस्टर मोहित, मैं तुम्हें यह नहीं दिखा सका कि रुद्र सिंघानिया भी हमारी तरह ही है, उस आदमी ने कहा। लेकिन मोहित ने कुछ नहीं कहा। क्या तुमने अभी तक उसका चेहरा देखा? मैंने जितना सोचा था उससे उसका एक्सप्रेशन उससे कहीं ज्यादा बेहतर था, आदमी ने कहा। मोहित ने अपनी आंखें खोली और पूछा, तुम कौन हो और तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? आदमी हंसा और बोला, क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि उसे मारना इतना मजेदार नहीं है। अगर मैं उसे मार भी दूं तो मैं उस डर और घबराहट भरे एक्शन को कभी नहीं देख पाऊंगा जो मैंने आज देखा है। कुछ देर रुकते हुए उसने कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, एक आम आदमी की तरह उसकी भी कमजोरी उसकी वाइफ है। यह सुनकर मोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे इतना तो पता चल गया था, यह आदमी खतरनाक है। मिस्टर मोहित, मुझे लगता है आपको अपना फैसला लेने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ और 2 दिनों के अंदर आप मुझे अपना फैसला बता दो। इतना कहकर वह आदमी वहां से जाने लगा। मोहित ने तुरंत उसे रोका और पूछा, रुको, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। वह आदमी मुस्कुराया और कहा, विशाल। माय नेम इज विशाल। जब ड्राइवर ने अपने बॉस को आराध्या को अपनी बाहों में लिए कार के पास आते हुए देखा तो वह समझ गया कि कुछ तो सही नहीं है। फिर उसने झट से उसके लिए कार का पिछला दरवाजा खोला। रुद्र जल्दी से आराध्या को कार के अंदर रखा और चिल्लाया, जल्दी हॉस्पिटल चलो। रुद्र के कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर ड्राइवर ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बिना टाइम वेस्ट किए वह जल्दी से कार के अंदर बैठ गया और वहां से हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। हॉस्पिटल के रास्ते में रुद्र ने आराध्या के गालों को लगातार थपथपाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि आराध्या नहीं जग रही है तो उसके दिल में घबराहट और बढ़ गई। उसने आराध्या का हाथ पकड़ा तो वह बर्फ की तरह ठंडा था। आराध्या के हाथ को गर्म करने के लिए वह अपना हाथ उसके हाथों से रगड़ने लगा। तेजी से चलाओ, रुद्र चिल्लाया। हॉस्पिटल जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचे, रुद्र ने वापस आराध्या को अपनी गोद में लिया। हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जल्दी, डॉक्टर कहाँ है? रुद्र वापस चिल्लाया। हॉस्पिटल के स्टाफ उसे देखते ही पहचान गए और बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने आराध्या को स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। सर प्लीज आप बाहर रुके, एक नर्स रुद्र को रोकते हुए बोली। रुद्र का मन तो नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम हो। जब उसने अपने हाथों को देखा जिस पर आराध्या का खून लगा हुआ था तो उसे अपना पैर कमजोर महसूस होने लगे।
यह खून उसकी आराध्या का था। इस टाइम वह किसी हारे हुए इंसान की तरह लग रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि वह आराध्या को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यह सब उसकी गलती थी। उसने ही बॉडीगार्ड को शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा रहने के लिए कहा था कि आराध्या आराम से शॉपिंग कर सके। यह सब उसकी गलती थी। जब रजत हॉस्पिटल आया तो उसने अपने बॉस को खून से सने हुए हाथों को घूरता हुआ पाया। जब ड्राइवर ने उसे फोन किया और इस इंसिडेंट के बारे में बताया तो रजत बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल चला आया, क्योंकि उसे पता था उसके बॉस को उसकी ज़रूरत होगी। और साथ ही उसने सिंघानिया फैमिली को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। रजत को यह बात अच्छे से पता थी कि रुद्र आराध्या की कितनी परवाह करता है। शादी के पहले भी वह हमेशा उसकी सेफ्टी के बारे में ख्याल रखता था। रजत यह भी जानता था कि रुद्र अपने पूरे दिल से आराध्या से प्यार करता है। सर प्लीज शांत हो जाइए, अगर आप इस तरह घबराएंगे तो मैडम की देखभाल कौन करेगा? रजत ने कहा। रुद्र ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। रजत, रुद्र ने बहुत धीमी आवाज में कहा। हाँ बॉस, रजत ने कहा। उसे कुछ नहीं होगा ना? रुद्र ने पूछा। हाँ सर, उसे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, रजत ने कहा। आज पहली बार उसने रुद्र को इतना हेल्पलेस देखा था। बस आपको बैठकर रेस्ट करना चाहिए, रजत ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और वहां से रखे बेंच पर बैठ गया। फिर रजत ने उसे एक गिलास पानी दिया। जल्दी ही पूरी सिंघानिया फैमिली हॉस्पिटल पहुंच गई। साक्षी जी रुद्र के पास बैठ गई और पूछा, वह कैसी है मैडम? वह अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है, रजत ने कहा। साक्षी जी ने आह भरी। फिर उन्होंने अपने बेटे का सिर थपथपाया और कहा, वह ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। यह कैसे हुआ? आशुतोष जी ने रुद्र के पास आते हुए पूछा। लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी खाली आंखों से ऑपरेशन थिएटर को घूरता रहा। यह देखकर आशुतोष जी ने रुद्र के कंधे को थपथपाया और कहा, रिलैक्स रुद्र, हमारी आराध्या बहुत स्ट्रांग है, वह यह हैंडल कर लेगी। लेकिन डैड, मुझे तो उसे प्रोटेक्ट करना था ना, लेकिन मैं नहीं कर पाया, रुद्र ने कहा। भैया, आप खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, समर्थ ने कहा। लगभग 40 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट बंद हो गई। यह देखकर रुद्र जल्दी से अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ। ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स के साथ डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दो, डॉक्टर ने कहा। मेरी वाइफ कैसी है? रुद्र ने पूछा। डॉक्टर रुद्र को देखकर मुस्कुराया और कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आई एम डॉक्टर सार्थक। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और पूछा, मेरी वाइफ कैसी है? तुम अब भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले, सार्थक ने कहा। मुझे यह बताओ, वह कैसी है? रुद्र ने पूछा। हे, मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे यह बोलो कि प्लीज डॉक्टर, प्लीज बताइए मेरी वाइफ कैसी है? सार्थक ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी वाइफ कैसी है? इस बार रुद्र ने गुस्से में कहा। डॉक्टर सार्थक जानता था कि उसने इस क्रूर आदमी को काफी चिढ़ाया है, इसीलिए वह बोला, वह सच में बहुत लकी है कि वह बच गई। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे केबिन में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, सार्थक ने कहा। मुझे अभी बताओ, रुद्र ने कहा। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सार्थक ने साक्षी जी की तरफ देखा और कहा, आह, मैं सरप्राइज हूँ कि यह यंग ब्यूटीफुल लेडी कौन है? साक्षी जी ने सार्थक के गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, मुझे टीस करना बंद करो और यह बताओ तुम कब वापस आए? सार्थक ने मुस्कुराकर साक्षी जी को गले लगाया और बोला, लास्ट वीक, और मैं इस वीकेंड में आप सबसे मिलने का प्लान बना रहा था, लेकिन कौन जानता था कि हम इस तरह मिलेंगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम सच में डॉक्टर बन गए हो, साक्षी जी ने कहा। मुझे भी भरोसा नहीं होता कि आप जैसे एक स्वीट क्यूट पर्सन का ऐसा बेटा कैसे हो सकता है, सार्थक ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि आराध्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे हाथों में है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। वह सब बात कर ही रहे थे कि सिद्धार्थ और वैशाली भी वहां पर आ गए। जब सिद्धार्थ ने एक जाने पहचाने इंसान को साक्षी जी के पास खड़ा देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें एक डॉक्टर से ऐसे नहीं पूछना चाहिए, वह हॉस्पिटल पर क्या कर रहा है? सीरियसली, कहाँ से आते हैं यह सब लोग? सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मेरा मतलब है कि तुम कब वापस आए? लास्ट वीक, सार्थक ने कहा। तो सिद्धार्थ ने सार्थक के चेहरे पर एक मुक्का मारा और कहा, और तुमने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया? अरे यार, क्या बात है, क्या तुम मेरे हैंडसम फेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? सार्थक ने कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, आराध्या को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया।
हम मिसेस सिंघानिया को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो उनके पास रह सकते हैं। नर्स ने कहा। अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर रुद्र के दिल में दर्द हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह देखकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और गिल्टी फील हो रही थी। नर्स के साथ साथ वैशाली और साची की भी आराध्या के वार्ड की तरफ चली गई। आशुतोष जी ने रुद्र के कंधे पर थपथपाया और कहा, अपना टाइम खुद को गिल्ट फील करने में वेस्ट मत करो। यह तुम्हारी गलती नहीं थी और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आगे क्या करना है। जिसने भी सिंघानिया फैमिली के मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे इसकी भरपाई करनी होगी। उनकी बात सुनकर रुद्र ने सिर हिलाया। आशुतोष जी ने आह भरी और चले गए। मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है, सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ, रजत, समर्थ और रुद्र सार्थक के पीछे उसके केबिन में आ गए। केबिन के अंदर इससे पहले कि सार्थक कुछ कह पाता, रजत ने एक टैब रुद्र के हाथों में थमा दिया और कहा, बॉस, मॉल के मैनेजर ने उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज भेज दी है। मुझे लगता है कि आपको पहले इसे देखना चाहिए। अपने हाथ में टैब लेते हुए रुद्र ने वीडियो शुरू किया। फुटेज बिल्कुल साफ था। या तो तुम हो। फुटेज पर रुद्र की ओर इशारा करते हुए सिद्धार्थ ने कहा। जब उन्होंने टोपी पहने एक आदमी को हाथ में चाकू लिए रुद्र की तरफ बढ़ते हुए देखा तो सबने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रुद्र बहुत ज्यादा हैरान था। वह आदमी असल में उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वह तुम पर हमला करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कैसे बोलते बोलते रुक गया। जब उसने देखा आराध्या उस आदमी और रुद्र के बीच में आ गई और उसे चाकू लग गई। सीसीटीवी फुटेज देखकर रुद्र की आंखें लाल हो गई। आराध्या ने उसे बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी थी। आज उसकी जगह वह उसे वहां होना चाहिए था। यह सब सोचकर उसने टैब को गुस्से में दीवार की ओर फेंक दिया, जो इस टाइम गुस्से से कांप रहा था। केबिन में मौजूद सबके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। सार्थक ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा। जिसने भी ऐसा किया वह तुमसे बहुत नफरत करता है, इसीलिए वह तुम्हें मारना चाहता था, सार्थक ने कहा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है, रुद्र ने पूछा। सार्थक ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा, जिस चाकू से वह तुम पर हमला करने वाला था वह कोई नॉर्मल चाकू नहीं था, उसमें पॉइजन था। पॉइजन, रुद्र ने पूछा। हाँ, पॉइजन। तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है कि वह बच गई। जब तक वह हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसका बहुत खून बह चुका था और उसके बॉडी में पॉइजन चलना भी शुरू हो गया था। जल्द ही हम उस पॉइजन को बाहर निकाल सके, वरना, सार्थक ने कहा। फिर एक गहरी सांस लेकर वह आगे बोला, लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है वह वही है, रुद्र ने कहा। समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लगता है कि वह वही है। सार्थक मुस्कुराया और कहा, कौन, विशाल। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे तो वह आगे बोला, हाँ, मैं कुछ सालों से इन सब से दूर था। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, वह फिर से रुद्र के पीछे है। सार्थक ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे माइंड में और कौन है जो ऐसी सिली मेथड को यूज कर सकता है किसी पर अटैक करने के लिए, तो तुम फिर से हमें ज्वाइन कर रहे हो। और सिद्धार्थ ने पूछा, नहीं, क्योंकि मैंने इससे कभी नहीं छोड़ा। सार्थक रुद्र और सिद्धार्थ के बचपन का दोस्त था। वह उनके अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा था, लेकिन कुछ साल पहले सार्थक इंडिया छोड़कर चला गया था। सार्थक की फैमिली का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था मेडिकल फील्ड में, इसीलिए उसे भी मेडिकल फील्ड ही चुनना पड़ा। क्या तुम मेरे लिए पॉइजन बना सकते हो, रुद्र ने पूछा। उसके अचानक किए गए इस सवाल से केबिन में मौजूद सब हैरान हो गए। इससे तुम्हारा क्या मतलब है, सार्थक ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पॉइजन बनाओ जो उस पॉइजन से 1000 गुना ज्यादा डेंजरस हो, रुद्र ने कहा। सार्थक मुस्कुराया और बोला, ओके, गिव मी 4 डेज। अपनी जगह से उठते हुए रुद्र ने कहा, 2 डेज। अरे तुम मजाक कर रहे हो ना, हम यहाँ केक वेक बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक डेंजरस पॉइजन बनाने की बात कर रहे हैं, सार्थक ने कहा। लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा और केबिन से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, गुड लक ब्रो। वह जरा सा भी नहीं बदला। कोई उसके जैसे लड़के से शादी कैसे कर सकता है।
उसकी बात सुनकर समर्थ ने हंसते हुए कहा, वेल, तुमने अभी भैया को अब भाभी के साथ नहीं देखा। सार्थक ने अपना सफेद कोट उठाते हुए कहा, ओके, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे अब एक पॉइजन बनाना है। हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर जब रुद्र आराध्या के वार्ड में आया तो उसने देखा साक्षी जी आराध्या के पास बैठी हैं और वैशाली सोफे पर बैठी थी। आओ यहाँ बैठो, साक्षी जी ने कहा। रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और कहा, इट्स ओके। वह कैसी है? वह अभी भी बेहोश है, लेकिन नर्स ने कहा कि वह जल्द ही जाग जाएगी। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, साक्षी जी ने कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और उदास आवाज में बोला, इट्स ओके, आप सब है ना? उसकी देखभाल करने के लिए मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। और रुद्र ने कहा और बिना कुछ सुने वार्ड से बाहर निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आराध्या का सामना कैसे करेगा। आराध्या को प्रोटेक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन यह सब सोचकर रुद्र ने आह भरी और वार्ड के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। जल्दी ही रजत रुद्र की ओर आया और कहा, सर, हमने उसे ढूंढ लिया। रुद्र की आंखें डार्क हो गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब क्या सर? रजत ने पूछा। उसे ले चल जाओ, कोई उसे छूना नहीं चाहिए मेरे परमिशन के बिना। उसका एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? रुद्र ने कोल्ड आवाज में कहा। रजत ने सिर हिलाया। वहीं दूसरी ओर एक आदमी अपने बिजनेस सूट में सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। वह बहुत खुश लग रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसके सबॉर्डिनेट ने उसे एक न्यूज दी। सर, उस आदमी को पकड़ लिया गया, सबॉर्डिनेट ने कहा। उस आदमी ने अपने शराब का गिलास मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, यह कैसे पॉसिबल है? क्या मैंने तुम सबसे यह नहीं कहा था कि उस आदमी के सारे ट्रेसेस इस दुनिया से हटा दो? सबॉर्डिनेट ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सर, हम नहीं जानते कि वह उसे कैसे ढूंढने में सक्सेसफुल रहे। मुझे कहना होगा कि मिस्टर सिंघानिया एक द ग्रेट हैं। इससे पहले कि सबॉर्डिनेट ने अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, एक जोरदार बंदूक की गोली की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह सबॉर्डिनेट अपने घुटनों पर बैठ गया और धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। मेरे सामने कोई भी दोबारा उस आदमी की तारीफ मत करना, वह आदमी चिल्लाते हुए बोला। सामने की जेब से अपना सेल फोन निकाल कर उस आदमी ने एक नंबर डायल किया। बूढ़ा आदमी, आह विशाल, मैं सोच रहा था कि तुम मुझे आज कॉल जरूर करोगे, बूढ़े ने कहा। विशाल ने अपने दांत पीस कर कहा, इसलिए, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? ठीक है, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में एक बेड बुक कर देना चाहिए या मैं तुम्हारी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दूं? बूढ़े ने कहा। विशाल ने कुछ नहीं कहा। विशाल, तुमने इस बार बहुत गलत कदम उठाया है, बूढ़े ने कहा। तो आप मेरी हेल्प करने से इनकार कर रहे हैं? विशाल ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मैंने खुद को पहले ही क्लियर कर दिया था। मैं अब रुद्र सिंघानिया के खिलाफ नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना। विशाल ने हंसते हुए कहा, तो क्या आप उससे डर गए हो? बूढ़ा हंसा और बोला, तो मुझे उससे डरा रहे हो ना? थोड़ी देर रुकते हुए बूढ़े ने कहा, इस बार तुमने रुद्र सिंघानिया के अंदर के जानवर को फिर से जगाया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पूरे अंडरवर्ल्ड को इसके लिए सफर करना होगा। वैसे तुम लकी हो कि इसकी वाइफ अभी भी जिंदा है, अगर उसे कुछ हो गया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। शट अप! विशाल चिल्लाया। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम जाकर उससे माफी मांग लो। यही एक तरीका है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो। कभी नहीं, मैं यह कभी भी नहीं करूंगा, विशाल चिल्लाया। बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, ओके, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने फोन काट दिया। हॉस्पिटल। साक्षी जी अभी भी आराध्या के पास बैठी थी। रुद्र ने वार्ड के अंदर कदम रखा और कहा, वह कैसी है? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, थैंक गॉड मिस्टर सिंघानिया, यह 5वीं बार है जब आप यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर तुम इसके लिए इतना ही परेशान हो तो तुम उसके पास में क्यों नहीं बैठते? साक्षी जी ने पूछा। लेकिन बिना कोई जवाब दिए रुद्र वार्ड से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने वार्ड के बाहर कदम रखा, उसने देखा नीरज जी, सूरज जी और कुणाल उसकी तरफ ही आ रहे हैं। आराध्या कैसी है? नीरज जी ने पूछा तो रुद्र ने वार्ड की ओर इशारा किया तो तीनों वार्ड के अंदर चले गए। साक्षी जी नीरज जी को देखकर मुस्कुराई और कहा, वाह, ठीक है नीरज, तुम्हें उसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो उन तीनों ने एक साथ राहत की सांस ली। थैंक गॉड, नीरज जी ने कहा। कुणाल जल्दी से आराध्या के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि सूरज जी वैशाली के पास बैठे थे। नीरज जी भी सूरज जी के पास बैठने वाले थे कि उन्होंने वार्ड के बाहर एक बेंच पर रुद्र को अकेले बैठे देखा तो वह रुक गए। हुआ क्या था? नीरज जी रुद्र के पास आते हुए बोले। रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और कहा, यह सब मेरी गलती है।
नीरज जी ने आह भरी और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, अपने आप को ब्लेम मत करो। यह आदमी मुझ पर हमला कर रहा था। लेकिन आराध्या बीच में आ गई और रुद्र अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गया। नीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मेरी बहादुर बेटी से उम्मीद थी, आई एम सॉरी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन आज रुद्र ने कहा। रुद्र के कंधे को थपथपाते हुए नीरज जी ने कहा, मुझे अभी भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को बिल्कुल सेफ रख सकते हो। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसने साक्षी जी को देखा। माँ, आराध्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर साक्षी जी ने जल्दी से उठकर पूछा, तुम्हें होश आ गया? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? रुद्र कहाँ है? क्या वह ठीक है? आराध्या ने पूछा। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उसकी टेंशन मत करो, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मॉम, मैं पहले रुद्र को देखना चाहती हूँ, आराध्या ने कहा। साक्षी जी ने सिर हिलाया। कुणाल जल्दी से उठा और बोला, मैं जीजा जी को बुलाकर लाता हूँ। वार्ड के बाहर जीजा जी, दीदी आपको देखना चाहती हैं, कुणाल ने कहा। रुद्र जल्दी से खड़ा हो गया और पूछा, वह कैसी है? क्या वह ठीक है? उसकी चोट कैसी है? क्या अब भी दर्द हो रहा है? क्या वह दर्द में है? रिलैक्स जीजू, दी ठीक है, लेकिन वह आपको देखना चाहती है, कुणाल ने कहा। और रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लिफ्ट की ओर जाने लगा। कुणाल उसकी तरफ दौड़ा और पूछा, जीजा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उससे बाद में मिलूंगा, रुद्र ने लिफ्ट के अंदर जाने से पहले कहा। कुणाल हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। यह सोच रहा था कि अब वह अपनी बहन को क्या कहेगा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।